हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग द इकोनॉमिक सब टॉपिक ऑफ दिस बुक। अभी तक हम लोग पॉलिटी के बहुत खूबसूरत प्रश्नों को हमने देखा है और उसके बाद जब पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर की, हमने चीज़ों को समझा, वी हैव डेवलप्ड समहाउ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ राजव्यवस्था के जो क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हम लोग इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे हैं और इकोनॉमी के जो एमसीक्यू हैं थोड़े ट्रिकी होते हैं। और पर्सनली मैंने ऑब्जर्व किया है कि आपके जो एग्जाम्स हैं, कोई भी एग्जाम्स हो, वो राइट फ्रॉम एमटीएस टू बैंकिंग, एसएससी, सीएचएसएल या सीपीओ, कोई भी एग्जाम्स हो, उसमें जो अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन है वो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल्स होते हैं। लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है, एट माइंड, मैं आपको जो भी बात बोलता हूँ बहुत ऑनेस्टली से और बहुत सही बात बताता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी क्लास को अच्छे से देखोगे, समझोगे और एक अंडरस्टैंडिंग आप देखोगे कि आपका बनते चला गया। और जो आपके बाकी क्वेश्चंस हैं अर्थव्यवस्था के, आपके आने वाले एग्जाम्स में जब भी आए, जो भी आए, उसको आप निश्चित ही सॉल्व करोगे। ये मेरा पूर्ण जो विश्वास है वो है। तो ये बुक आपके पास होगी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे डिस्कशन के बाद आप ये सारे क्वेश्चंस जो मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ उसको जाके एक बार फिर से आप रिवाइज किया करो। और रिवाइज करने के बाद आप देखोगे कि आपकी जो मेमोरी है उस क्वेश्चंस को लेके वो काफ़ी स्ट्रांग हो गई, आपकी जो समझ है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और जैसा मैं आपको हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू राइट द टेस्ट। हमारे पोर्टल पे, पिनाकल के पोर्टल पे टेस्ट अवेलेबल है। प्लीज़ जितने टेस्ट हो सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम जहां से हो सके वहां से आप टेस्ट दो। आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आप खुद मुझे कम्युनिकेट करोगे कि थैंक यू सो मच सर, आपने जो टेस्ट वाली बात कही थी, आपने जो रिवीजन वाली बात कही थी, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। और ये वीडियो कोर्स का फ़ायदा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको मैं पहुँचा के रहूँगा। तो आइए बिना किसी देरी के अर्थव्यवस्था के और भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं, चीज़ों को समझते हैं और एक जो अंडरस्टैंडिंग है अपनी अर्थव्यवस्था के क्वेश्चंस के बारे में जो टीसीएस पूछता रहा है उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आइए बिना किसी देरी के आज का जो पहला क्वेश्चन है वो अर्थव्यवस्था के कॉस्ट, प्रोडक्शन और कंजम्पशन वाले टॉपिक से लेते हैं। और आपके सामने स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है वो है ये। यस, क्या है कि पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन कहता है कि प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉलोज विच अप्रोच। क्या कहता है कि न्यूनतम जो समर्थन मूल्य होता है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का जो बैकग्राउंड होगा वो एग्रीकल्चर का होगा, फार्मर का होगा। बहुत सारे दूर दूर से ऐसे ऐसे बच्चे भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो फार्मर बैकग्राउंड से हैं, जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं। खास करके उन लोगों को इसकी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से आता होगा। तो आपसे प्रश्न यहाँ जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है? वो पूछा जा रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो निर्धारण नीति किस दृष्टिकोण का अनुसरण करती है। मतलब कौन सा वो कॉन्सेप्ट है जिस पे बेस्ड है न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है उसकी पॉलिसी। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। लागत अधिक्य दृष्टिकोण, निवेश अधिक्य दृष्टिकोण, भूमि अधिक्य दृष्टिकोण या ऋण अधिक्य दृष्टिकोण। इंग्लिश में पढ़ते हैं कॉस्ट प्लस अप्रोच, इन्वेस्टमेंट प्लस अप्रोच, लैंड प्लस अप्रोच या लोन प्लस अप्रोच। अच्छा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? व्हाट इज एमएसपी? आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है उसको मैं बताऊं। जब भी फार्मर्स कोई चीज उगाता है, उसकी उपज करता है, तो उसकी जो इनपुट कॉस्ट होती है, ठीक है, उसकी जो इनपुट कॉस्ट होती है प्लस इनपुट कॉस्ट मतलब उसकी जो लागत का खर्च होता है, जो पैसा उसको उस प्रोडक्ट को उगाने में लगता है, प्लस कुछ अमाउंट जो होता है, जो एक्स वाई मान लेते हैं हम, उसको एमएसपी कहते हैं। मतलब जो सरकार है वो कहती है कि आपकी किसी भी परिस्थिति में, मतलब मान लो कि गेहूं का बहुत ज़्यादा उत्पाद हो गया हमारे देश में, तो उस समय क्या होगा? जब भी मैंने आपको बताया है कि किसी चीज़ का जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक मार्केट की बात करते हैं, वहाँ बहुत सारे जब मोबाइल आ जाएंगे और बहुत कम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो मोबाइल का प्राइस क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा, क्योंकि बिकना ही बंद हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, जब किसी भी अनाज का, किसी भी उपज का जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब उसको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, तो उसका प्राइस कम हो जाता है। तो उस समय क्या होता है, कई बार
जो इनपुट कॉस्ट है, मतलब जो पैसा एक बोरी गेहूं उपजाने में लगा है, उससे भी कम प्राइस पे उस एक बोरी गेहूं को हमारे किसानों को बेचना पड़ता है, और वो काफ़ी दयनीय और पैथेटिक कंडीशन हो जाता है, जिस समय आपका जो लागत का खर्च है वो भी नहीं निकल पा रहा है। तो सोचिए कितनी बुरी स्थिति और भयावह स्थिति होती है। इसलिए ये सरकार ये कॉन्सेप्ट लेके आती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। मतलब जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसमें आपको मिनिमम इतना पैसा, इतने रुपीस टन या इतने रुपीस किलो जो है सरकार कहती है कि हम देंगे ही देंगे, चाहे मार्केट की कोई भी स्थिति हो जाए। ठीक है, इसी को कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो जिस कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है, जिस थ्योरी पे ये बेस्ड है, उसको कहते हैं कॉस्ट प्लस अप्रोच। मतलब आपका जो कॉस्ट है, ठीक है, उसको प्लस करके अप्रोच ये बना है। ठीक है, जो लागत है आपका, उससे अधिक दृष्टिकोण जो रख के इसको पैसा को दिया जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो आपका कॉस्ट है या जो लागत है, उससे अधिक जो दृष्टिकोण है, उससे अधिक जो पैसा है वो आपको दिया जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा या थोड़ा सा ही किसानों को जो होता है वो इकोनॉमिकल बेनिफिट हो जाता है अपने सामान को बेचने पे। ठीक है, इसी को कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसी को कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इकोनॉमिक्स बहुत आसान है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आप रखेंगे, आप चीज़ों को केवल ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, इनफैक्ट ये वीडियो लेक्चर्स को आप केवल ध्यान से देखेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपके जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं वो बहुत आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न जो है वो कहता है द एक्सपेंसेस लीडिंग टू इंक्रीमेंट इन प्रोडक्शन, द एक्सपेंसेस लीडिंग टू इंक्रीमेंट इन प्रोडक्शन कैपेसिटी आर विच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाले व्यय को किस प्रकार के व्यय के उदाहरण है ये मानते हैं। उत्पादन क्षमता, ठीक है, आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको अगर बढ़ाने में कोई खर्च लगता है तो उस खर्च को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय, उत्पादन व्यय, निवेश व्यय या पूंजीगत व्यय। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना क्या है कि उत्पादन क्षमता मतलब मान लो कि कोई एक यूनिट है ए, कोई एक यूनिट है, एक इंडस्ट्री है ए, ठीक है, और इसका उत्पादन मान लो कि ये एक 500 पीस जो है वो बिस्किट बनाता है, वो 500 पीस जो है ये बिस्किट बनाता है। इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसी ए की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए हमें इसमें कुछ खर्च करने पड़ेंगे, और वो खर्च करने के बाद जो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो बिस्किट बनाने की कैपेसिटी है, वो हो जाएगी 5000। ठीक है, 5000। तो ये 500 से 5000 ले जाने में जो इस पे खर्च लगा, उस खर्च को क्या कहते हैं, यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्लीज बताइए मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। राजस्व व्यय, उत्पादन व्यय, निवेश व्यय या पूंजीगत व्यय। पूंजीगत, निवेश, उत्पादन और राजस्व। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से इसका आंसर बताया जा सकता है। थोड़ी सी समझदारी के साथ अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, यहां से यहां लाने के लिए इसमें क्या किया गया है, यहां से यहां लाने के लिए इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया है। ठीक है, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया है। क्या किया गया है इसमें? इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया है, इसमें कुछ निवेश किया गया है। तो निवेश करने के बाद ही तो ये जो कंपनी है इस लेवल पे आके पहुंची है कि 500 से ये इसका जो अगला प्रोडक्शन है वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो 5000 हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। निवेश व्यय कहते हैं उस व्यय को जिसको लगाने के बाद जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज कर जाती है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। इकोनॉमी एकदम बच्चों वाला चीज है, एकदम डरने की जरूरत नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और चीजों को समझते हैं। अ मार्केट स्ट्रक्चर विच इज डोमिनेटेड बाय ओनली अ स्मॉल नंबर्स ऑफ फॉर्म्स इज कॉल्ड। क्या है क्वेश्चन? बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है कि एक मार्केट स्ट्रक्चर मतलब एक बाजार की संरचना वैसी हो जहां पे केवल कुछ ही फर्मों को बोलबाला होता है। मतलब कुछ ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, कुछ ही बिजनेस यूनिट हो जिनका बोलबाला हो, कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनकी बोलबाला हो, मतलब 5-10 लोग मिलके पूरा मार्केट को चला रहे हो। तो वैसी स्थिति में वैसा जो मार्केट का स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं? परफेक्ट कंपटीशन बिल्कुल नहीं होगा,
कंपटीशन कहाँ रह गया? जब 5-6 लोग मिलकर चला रहे हैं तो कंपटीशन कहाँ रह गया? कंपटीशन मतलब तो होता है ओपन मार्केट, जहां पे सब लोग आके अपना बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल। मोनोपोली, ओलिगोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? यस। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? वन आंसर जो है वो बहुत इजिली मैंने एलिमिनेट कर दिया। आपको बताना है कि बाकी इसके क्या आंसर्स होंगे। यस, एक आंसर जो है मैंने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया आपका, क्योंकि सिंपल सा है, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन तो यही है जहां पे कुछ लोग मिला के चला रहे हैं। तो आपके 3 ऑप्शन आपके पास बचते हैं और आपको बताना है कि इसका क्या हो जाएगा उत्तर। उत्तर बताने वाले का जो चांसेस एग्जाम में एग्जाम क्वालिफाई करने का वो बढ़ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं कुछ फिजिकली प्राइज आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं आपसे बहुत दूर हूं, इसलिए आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने इसका सही आंसर बताया तो आपके जो चांसेस हैं इकोनॉमी के क्वेश्चंस को सही करने के वो बहुत बढ़ जाएंगे। और आप में से जो भी लोग इसका आंसर सही दे रहे हैं, मैं इंश्योर करता हूं कि आपकी जो इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि इसका आंसर थोड़ा सा वैसा ही कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको नहीं पता है। आप लोगों में से जिन जिन लोगों ने ओलिगोपोली का आंसर किया है, वेरी गुड। उन सब का जो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमी पे जो पकड़ है वो बहुत अच्छी है। और मुझे आशा है कि इस बुक क्लास के साथ आपकी जो पकड़ है वो और भी मजबूत हो जाएगी। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इकोनॉमिक्स, बाइंग एन एसेट इन वन मार्केट, ठीक है, अर्थशास्त्र में अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो वहां पे किसी सामान को एक मार्केट से खरीदना और सेम उसी समय उसी सामान को दूसरे मार्केट में बेच देना हायर प्राइस पे, उसको क्या कहते हैं? समझ रहे हैं? जैसे कि चाइनीज मार्केट से कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हम लेके आते हैं और उसको इंडियन मार्केट में बेच देते हैं ज़्यादा प्राइस पे। ऑब्वियसली बात है, चाइना में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो बहुत कम होता है। मतलब चाइना में एक मोबाइल बनाने का जो खर्च आता है वो इंडिया से कंपेयर करेंगे तो वो थोड़ा सस्ता है, ठीक है। तो हम चाइना से अगर कोई मोबाइल खरीदते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ी सस्ती मिलेगी हमें, और वही चीज़ इंडिया में आके बेचेंगे तो वो थोड़ा महंगा बेचेगा। मान लो कि हम 5,000 में जो मोबाइल चाइना से खरीदते हैं, दैट कैन इजिली बी सोल्ड, बहुत आसानी से उसको भारत के बाजार में 7-8 हज़ार में बेचा जा सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को, ये जो एक्शन है यहाँ से कम मार्केट से, छोटे मार्केट से, जहाँ सस्ता मार्केट है वहाँ से खरीदना और वहाँ जहाँ महंगा मार्केट है वहाँ इस चीज़ को बेचना, उसको क्या कहते हैं? यस, इन इकोनॉमिक्स, बाइंग एन एसेट इन वन मार्केट एंड साइमल्टेनियसली, मतलब साथों साथ, हाथों हाथ, सेलिंग एन आइडेंटिकल एसेट इन अनदर मार्केट एट द हायर प्राइस इज टर्म्ड एज, क्या कहते हैं आपको बताना है। यस, क्या कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को? इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स आर्बिट्रेज। इसको कहते हैं अंतरपणन। इसको कहते हैं अंतरपणन, यानी कि आर्बिट्रेज, ठीक है। इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। आर्बिट्रेज एक वैसे कॉन्सेप्ट को कहते हैं जहां किसी मार्केट से सस्ता सामान खरीद के और आइडेंटिकल मार्केट में जहां वो सामान बिकता हो वहां उसको महंगा बेचना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अंतरपणन। अंतरपणन। यस, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द लॉरेंज कर्व इंडिकेट? देखिए, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे कर्व्स हैं जो बहुत सारे रिलेशनशिप को डेवलप, जो रिलेशनशिप हैं उनको दर्शाता है। जैसे कि गरीबी का इनकम से रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, आपकी इनइक्वालिटी का रिलेशनशिप हो गया। वैसे रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए बहुत सारे कर्व का इस्तेमाल करते हैं। उसी में से एक कर्व जो है वो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, लॉरेंज कर्व, ठीक है। इसी तरह से बाकी जो कर्व है, जैसे कि कुजनेर कर्व हो गया, फिलिप्स कर्व हो गया, ऐसे कर्व्स भी आपको देखने को मिलेंगे। आपको बताना है कि लॉरेंज कर्व जो है वो बेसिकली किस रिलेशनशिप को दर्शाता है। आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, बताइए कि लॉरेंज कर्व का इस्तेमाल जो होता है वो किस चीज के लिए होता है। यस, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटीज एंड इट्स डिमांड, एक निश्चित वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच का, मतलब उसकी जो कीमत है और उसका जो डिमांड है उसको दर्शाता है। या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को, मतलब आय वितरण को, या रोजगार की दर, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है उसको दर्शाता है, या टैक्सेबल इनकम इलास्टिसिटी, या कर योग आय लोच जो है उसको दर्शाता है। यस, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो लॉरेंज कर्व जो है उसको बिना किसी कंफ्यूजन के आप याद रखिएगा कि ये जो है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। ये जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। और मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो लॉरेंज कर्व है इसका डेवलपमेंट किसने किया था,
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्स ओ लॉरेंज इन 1905 इन 1905 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने लॉरेंज कर्व का डेवलपमेंट किया था, और जो है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। ठीक है, जो आय है उसका किस आधार पर वितरण हो रहा है, कैसे उसका वितरण हो रहा है, वो इस चीज को दर्शाता है। क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name given to the graph that shows all the combination of two commodities that a consumer can afford at a given market price and with the particular within the particular income level in economics terms? ठीक है, ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ये कह रहा है क्वेश्चन कि उस ग्राफ को क्या नाम दिया गया है जो दो वस्तुओं के सभी संयोजकों को दर्शाता है, जिसे एक उपभोक्ता दिए गए बाजार मूल्य पर और विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से आय के भीतर ही खर्च कर सकता है। यस, क्लियर है? व्हाट इज द नेम गिवन टू द ग्राफ दैट शोज, उस ग्राफ का क्या नाम है जो क्या दर्शाता है? जो दर्शाता है कि ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज दैट अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड एट ए गिवन मार्केट प्राइस एंड विद इन द पर्टिकुलर इनकम लेवल इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, मतलब आपकी जो इनकम है उसके अनुसार वो चीज आप कौन है जिसको अफोर्ड कर सकते हैं, उसको कौन सा इसमें चीज दर्शाता है, आपको बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि पर्टिकुलर इनकम लेवल जो है, मतलब आपका जो, आप एक कंज्यूमर है, आपकी जो इनकम है, ठीक है, उस इनकम के अनुसार आप जिस सामान को अफोर्ड कर सकते हैं, उस जो कर्व है जो इस चीज को दर्शाता है, उस कर्व को क्या कहते हैं? ठीक है, यही तो कह रहा है कि जो ग्राफ है जो ये दिखाता है कि ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज, ठीक है, जो सामान है, जो कमोडिटी है, दैट कंज्यूमर कैन अफोर्ड, मतलब आप उसको खरीद सकते हैं एट अ गिवन मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस है उस पर आप खरीद सकते हैं विद इन द पर्टिकुलर इनकम लेवल, मतलब आपका जो इनकम है उसके अनुसार, तो उसको इसमें से क्या कहते हैं? डिमांड कर्व, आइसोकोस्ट लाइन, सप्लाई लाइन या बजट लाइन? यस, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं बजट रेखा, बजट लाइन। मतलब आपकी जो बजट लाइन है, आप उसके अंदर ही तो आप जो कंज्यूमर हैं, ठीक है, उसके अंदर ही तो मार्केट में आप मार्केट प्राइस पे, मार्केट में आप स्पेंड कर सकते हैं। आप जो खर्च करोगे मार्केट में वो आपके बजट के अनुसार तो डिसाइड होता है, आपकी जो इनकम है उसके अनुसार ही तो डिसाइड होता है कि आप क्या खर्च कर सकते हो। तो यही जो कर्व है, यही जो ग्राफ है, उसको क्या कहते हैं? जो इस ग्राफ को दिखाता है उसको कहते हैं बजट लाइन। ठीक है, उसको कहते हैं बजट लाइन। क्लियर? आइए, विच इकोनॉमिस्ट, किस अर्थशास्त्री ने गेव द थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, और मैं इसको हमेशा मैं अपने स्टूडेंटों के लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स देकर समझाता हूं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कितना बेहतर और बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसे कहते हैं अवसर लागत। पहले हम नाम जान लेते हैं किसने ये दिया है, फिर हम समझेंगे कि ये अवसर लागत क्या होता है और हमें एज ए स्टूडेंट क्या इससे सीखने की जरूरत है। बताइए उनका क्या नाम है, अगर आपको पता है तो, किसने इस थ्योरी को दिया है? यस, who is that economist who has given the concept of opportunity cost? अवसर लागत का जो कॉन्सेप्ट है इसको दिया है गॉटफ्रीड हैब्रियर ने, इसको दिया है गॉटफ्रीड हैब्रियर ने। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो क्या कहता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहता है कि किसी गिवन टाइम में, किसी समय में, अगर आप जिस कार्य को कर रहे हो, इसका तात्पर्य ये है, इसका अर्थ ये है कि इसके एवज में आप जो कोई काम है उसको आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, बहुत आसानी से समझते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा वो। इसी समय को, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं कि अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप पिनाकल के वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हो, अभी आप पिनाकल के
वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हो। ठीक है, क्लियर है, समझ गए अभी आप क्या कर रहे हैं इस समय। और दूसरा काम जो है, अगर आप इस वीडियो लेक्चर को नहीं देख रहे होते तो वो कर रहे होते, मतलब क्या कर रहे होते, आप YouTube के रील्स देख रहे होते हैं। ठीक है, YouTube के रील्स देख रहे होते हैं, आप कोई मूवी देख रहे होते हैं। ठीक है, या हो सकता है आप कोई और वीडियोस देख रहे होते हैं जो क्या होता, जो प्रोडक्टिव नहीं होता। तो ये जो कार्य है इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब ये जो अपॉर्चुनिटी है इसके कॉस्ट के दम पे आप ये काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है मेरे दोस्त, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये निगेटिव चीजों की जगह आप पॉजिटिव काम कर रहे हो, मतलब आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है यहाँ पे क्या है, वो जीरो है। यहाँ पे आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो है। अगर मान लो आप, अभी मान लो कि आप में से कोई बच्चा क्या कर रहा है, वो पिनाकल के वीडियो लेक्चर्स भी देख रहा है और बगल में दूसरे मोबाइल पे उसने एक मूवी भी लगा रखी है। ठीक है, तो उसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, वो बहुत हाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो जो वीडियो लेक्चर वो अपने माइंड को मैसेज दे रहा है कि मैं वीडियो लेक्चर देख रहा हूं, वो एक्चुअली देख नहीं रहा है। और ये इकोनॉमिक्स तो ऐसे भी नहीं समझ में आना है आसानी से, अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत खराब है तो यहाँ पे जो वो स्टूडेंट है उसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, वो बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतना खूबसूरत एग्जाम्पल है कि अगर आप हमेशा अच्छे काम करते हो तो आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो लागत आय है, वो बहुत कम हो जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और ये कॉन्सेप्ट जो दिया है उनका नाम था ग्रैटफिट हैवरियर। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने इसको समझा, अब बहुत अच्छे ढंग से इसको समझा। ठीक है, वेरी गुड। When the output is equal to 0, the variable cost is। जब उत्पादन शून्य के बराबर होता है तो परिवर्तनशील लागत क्या होता है, ये आपको बताना है। When output is equal to 0, then the variable cost is। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका सिंपल सा आंसर है कि जब भी उत्पादन शुल्क जो होता है, जब उत्पादन वो शून्य के बराबर होता है तो जो परिवर्तनशील लागत हो जाता है वो भी क्या हो जाता है, वो भी जीरो हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो भी जीरो हो जाएगा। ओके, what is the value of all tangible resources such as raw materials and labor that are used in the production process is called। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि सभी वास्तविक संसाधनों, ठीक है, जो भी संसाधन होते हैं उसकी बात कही जा रही है, तो कह रहा है कि सभी वास्तविक संसाधनों जैसे कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल तथा श्रम मतलब लेबर, जिनका इस्तेमाल उत्पादन की प्रक्रिया में किया जाता है, रॉ मटेरियल, लेबर और बाकी जो रिसोर्सेस हैं किसी चीज़ के प्रोडक्शन में उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है। सो कहा रहा है कि उसकी लागत को, जो उनकी लागत होती है उसको क्या कहते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सपोज कि वी आर प्रोड्यूसिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट, in that while producing that product or in the making of that product we use raw materials, we use labor, we use resources. So the question is all about what actually we term these labor, raw materials and labor, उनको क्या कहते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। उसको कहते हैं वास्तविक लागत, परिवर्तनशील लागत, अवसर लागत या स्थिर लागत या फिक्स्ड कॉस्ट। यस, तो देखो ये जो चीजें हैं, मान लो कि एक प्रोडक्ट आप बनाते हो X, ठीक है, ये आप प्रोडक्ट बनाते हो प्रोडक्ट X, इसमें जो भी आपका मटेरियल लगता है A, B, C, ये तो क्लियर है ना कि ये सब चीजें इसमें लग रही हैं तभी जाके ये प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। तो ये क्या हो गया, तो रियल कॉस्ट हो गया ना, इट इज रियल कॉस्ट। ये सही में कॉस्ट तो यही है जो खर्च आपका हो रहा है इस प्रोडक्ट को बनाने में, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, वास्तविक लागत मतलब रियल कॉस्ट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर है, रियल कॉस्ट इसका मतलब हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। A marketplace in which final goods or services is bought and sold is called। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बाजार स्थल मतलब एक बाजार जहां पे अंतिम वस्तुएं मतलब फाइनल गुड्स, मतलब जब गुड्स जो होता है, जो कमोडिटी होता है, जब वो तैयार हो जाता है उसको सेवाओं को बेची जाती है, उसे क्या कहते हैं, उस मार्केट को क्या कहते हैं जहां पे कोई भी फाइनल गुड, जैसे कि ये पेन है, इस पेन को बनाने में क्या क्या लगा है, इंक लगा है, प्लास्टिक लगी है, टेक्नोलॉजी लगा है, फैक्ट्री लगा है, इन सब से बनाने के बाद ये जब पेन बन गया तो ये पेन जब मार्केट में जाता है तो जिस मार्केट में जाता है उस मार्केट को क्या कहते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। इक्विटी मार्केट, फैक्टर मार्केट, कमोडिटी मार्केट या
प्रोडक्ट मार्केट। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए उस मार्केट को क्या कहते हैं। यस, द नेम ऑफ द मार्केट वेयर फाइनल गुड्स और सर्विसेज इज ब्रॉट एंड सोल्ड। ब्रॉट एंड सोल्ड, सो दैट मार्केट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मार्केट। उस प्रोडक्ट को बेचने का जो मार्केट है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद बाजार, प्रोडक्ट मार्केट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर। विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। निम्न में से कौन उत्पाद के चार प्रमुख साधनों में से एक नहीं है? चार प्रमुख साधनों में से एक नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में, मान लीजिए प्रोडक्ट ए है, इसको बनाने में चार तरह के फैक्टर्स का इस्तेमाल होता है। 1, 2, 3 और 4। चार तरह के प्रोडक्शन फैक्टर्स होते हैं, उसका इस्तेमाल होता है, बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं। लेकिन फैक्टर्स की बात करें, मतलब चार अलग अलग चीजों का संयोग के बाद ही कोई प्रोडक्ट बन पाता है, तो वो उसको चारों को क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसको क्या कहते हैं? चार प्रमुख साधन। ये बिना चारों प्रमुख साधन के कोई भी प्रोडक्ट जो है वो नहीं बन सकता है, कोई भी सामान जो है वो नहीं बन सकता है। तो ये पेन बनाने में भी वो चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगे हैं। आपको बताना है कि निम्न में से वो चार प्रमुख साधन में से एक नहीं है। इसमें से जो एक है वो नहीं है, और बाकी तीन जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। आप देखिए अच्छे से और बताइए कि वो क्या ऑप्शन हो जाएगा। यस, क्या हो जाएगा उसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा वह। ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा वह। तो चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक बार देख लेते हैं, मतलब वो चार एरिया की चीज जो किसी सामान को बनाने में लगते हैं। तो आपका लगता है सबसे पहले लैंड। लैंड की जरूरत है, तभी तो वहां पे प्रोडक्शन यूनिट बैठेगा। उसका क्या जरूरत है सबसे इंपॉर्टेंट? उसके बाद है लेबर। लैंड, लेबर, उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद चाहिए आपको कैपिटल। बिना पैसे के कैसे होगा? तो उसको कहते हैं कैपिटल। उसको कैपिटल कहते हैं, और ना कि उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं, खर्च नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं पूंजी। ठीक है, इसका मतलब होता है व्यय, और यहां जो लगेगा वो होता है कैपिटल। और चौथा क्या है? चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमी, मतलब उद्यमिता जो होता है उसकी भी जरूरत पड़ती है। आपको बिजनेस चाहिए तब जाके कोई भी चीज जो है वो प्रोड्यूस हो पाता है। क्लियर है? ये चारों जो हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और यहां पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत आसान क्वेश्चन था, आइए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन। देखिए, जो नेशनल इनकम होता है, जो राष्ट्रीय आय होता है, उसके कैलकुलेशन का बहुत सारा मेथड है। एक कंट्री है इंडिया। ठीक है, इंडिया की ऑब्वियस सी बात है, एक साल में, एक फिस्कल ईयर में, जैसे कि पूरे एक साल में हमारे भारत का, जो हमारे भारत का इंडिविजुअल का नहीं कह रहा हूं मैं, हमारे भारत का कुछ इनकम होता होगा हमें एज ए कंट्री एज ए होल का। और कंट्री एज ए होल का जो इनकम होता है वो सारे लोगों के इनकम को मिलकर बनता है। तो वो जो इनकम होता है उसको कैलकुलेट करने का कि कितना इनकम होता है, बहुत सारे साधन है, बहुत सारे मेथड है। और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इन चारों में से वो कौन सा एक मेथड नहीं है? बैंकिंग मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड या इनकम मेथड। इन चारों में से वो कौन सा एक मेथड है जो नहीं है, आपको बताना है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, एक जो मेथड है, मतलब अलग अलग मेथड से कैलकुलेट करते हैं हम लोग नेशनल इनकम, इन चारों में से वो एक जो मेथड है वो नहीं है, और आपको बताना है कि वो मेथड कौन सा नहीं है। यस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट सिंपल सा आंसर है, अगर आपको नहीं भी पता है तो देखिए बैंकिंग मेथड जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैंकिंग मेथड इज द राइट आंसर। ठीक है, बैंकिंग जो विधि है वो इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और बाकी जो है एक्सपेंडिचर मेथड,
प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड, ये तीनों जो हैं वो मेथड हैं इनकम को पहचानने का, जो नेशनल इनकम है उसको पहचानने का ये तीनों है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन, द ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट होता है मतलब सकल प्राथमिक घाटा, वो किसके बीच का अंतर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। किस दो रिसिप्ट या डेफिसिट के बीच का जो अंतर है वो प्राइमरी डेफिसिट कहलाता है, ये आपको बताना है। ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, यस, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट एंड नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज। ठीक है, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट और नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज। ठीक है, इसको समझने के पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर का अर्थ होता है कि आपका टोटल जो खर्च है उसको टोटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, उसको टोटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, माइनस टोटल रिसीप्ट्स। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। क्या अर्थ हुआ इसका? फिजिकल डेफिसिट मतलब क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि आपके जो टोटल खर्च हुए, ठीक है, और आपके पास जो टोटल पैसा आया, उसको जब हम क्लियर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और जो पैसा हमारे पास बचता है उसी को कहते हैं हम लोग फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, और टोटल पैसा आया तो इसमें जो है ना एक चीज आपको देखने की जरूरत है, वो ये है कि इस जब टोटल रिसिप्ट होता है, जैसे कि भारत सरकार आप देखोगे कि बहुत सारे दूसरे देशों से या बहुत ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लेती है, वो जो पैसा होता है वो यहाँ पे माइनस हो जाता है, क्योंकि वो पैसा बहुत हाई अमाउंट में होता है, लाख करोड़ होता है। अगर उस पैसा को आप जोड़ दोगे तो फिजिकल डेफिसिट तो कभी होगा ही नहीं। तो इसमें से क्या माइनस कर देंगे? इसमें से कर देंगे माइनस बोरोइंग, मतलब जो पैसा हम बोरो करते हैं वो जो है इसमें से माइनस हो जाएगा, तब हमारा जो है फिजिकल डेफिसिट निकल के आता है। ठीक है, और ये जो डिफरेंस है प्राइमरी डेफिसिट, वो है फिजिकल डेफिसिट एंड नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज। क्योंकि इसको हम लोग निकालते हैं बोरोइंग्स को, तो बोरोइंग्स जब भी हम उधार लेते हैं कहीं से तो उसमें हमको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। जब इसी इंटरेस्ट को जब हम माइनस कर देते हैं तो क्या आता है डिफरेंस? वो डिफरेंस आता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट, वो होता है प्राइमरी डेफिसिट। चूंकि हमने इसको भी माइनस किया हुआ है तो इसके ऊपर जो हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आप समझ रहे हो ध्यान से, जो इसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको भी हम माइनस करते हैं, और जब उसको माइनस करते हैं तो हमें क्या निकल के आता है? हमें निकल के आता है सकल प्राथमिक घाटा। ये प्राथमिक घाटा होता है। ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं उसको, जब इंटरेस्ट पेमेंट उसमें से हम माइनस करते हैं फिजिकल डेफिसिट में से। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बताइए। प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेट्स टू, जो प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसका संबंध इन चारों में से किससे है आपको बताना है। रोजगार राजस्व का जो व्यय होता है, आपके पास दो ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ईयर प्लान से, सैलरीज एंड पेंशन से। ऑप्शन क्या क्या है? ओनली वन, नीदर वन नॉर टू, बोथ वन एंड टू, और ओनली टू। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्लान्ड मतलब जो चीज प्लान्ड है और उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको हम क्या कहेंगे? तो देखिए जो प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है? वो केवल 5 ईयर प्लान्स होते हैं, वो केवल जो है वो क्या होते हैं? वो 5 ईयर प्लान्स होते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ओनली वन। 5 ईयर प्लान जो होते हैं वो प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। खैर अब 5 ईयर प्लान जो है इंडिया में वो नहीं है,
उसको अब चेंज कर दिया गया है नीति आयोग द्वारा। बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। बाकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है और बेहतर, वो हम लोग और आगे की थ्योरी की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तत्काल एमसीक्यूज को सारे को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यूज वाले जो वीडियो कोर्स हैं, इसको अगर आप लोग अच्छे से देख लोगे तो आपकी जो समझ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और उसको बढ़िया से फिर आप देखेंगे कि हम लोग थ्योरी क्लासेस में उसको ब्रशअप करेंगे। उसका जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है जीएस की, वो उस लेवल पे चली जाएगी कि मैं आपको इंश्योर कराता हूं कि वो इस चीज़ से थोड़ा सा मैं ऊंचा ही आपको बताऊंगा, आपकी लेवल थोड़ा सा ऊंचा ही लेके जाऊंगा, सो दैट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी आसान हो जाए, काफ़ी अच्छी हो जाए, और आप सरलता से उन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएं जो आपको कभी ना कहीं काफ़ी टफ अपियर होते हैं। आइए, Which Indian budget introduced a statement highlighting the gender sensitivities of the budgetary allocation? क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस वर्ष भारतीय बजट में विनिधान की लिंग संवेदनशीलता, मतलब जेंडर सेंसिटिविटी को विशेष महत्व दिया गया है। मतलब वहां पे जेंडर वाइज बजट इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब एक ऐसा बजट लाया गया जहां पे जेंडर के आधार पे भी पैसों को एलोकेट किया गया कि महिलाओं के लिए इतना पैसा जाएगा, और भी जेंडर वाइज जैसे हो सके एलजीबीटी कम्युनिटी है उससे भी सेंसिटिविटी उसके प्रति भी दिखाई गई। और इस तरह की बजट पहली बार किस साल प्रस्तुत किया गया, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। जेंडर सेंसिटिविटी बजट जो है वो किस वर्ष प्रस्तुत किया गया, बताइए। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, 2008, 9, 10, 11, 5, 6 और 2001 और 2। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराया है, और आई होप आपको याद होगा इसका क्या है राइट आंसर और क्या है इसका सटीक आंसर। ये क्वेश्चन जो है आई रिमेंबर मैंने आपको पहले भी कराया है, ठीक है। जेंडर बजट वाले क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में वीडियो में लेक्चर में कराया है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। किस वर्ष ये पहली बार जेंडर सेंसिटिविटी को लेके बजट में प्रावधान लाए गए थे, उसमें कुछ न कुछ जो स्पेशल मेंशन था वो जेंडर को लेके वो किया गया था। तो वो क्या था सर वो था 2005 एंड 6। 2005-6 वाज द बजट व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम द जेंडर कंसिडरेशन वाज टेकन केयर ऑफ, ठीक है। जेंडर को लेके वो पहली बार 2005-6 में ये चीज कहा गया है, ठीक है। ओके फाइन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं आगे क्या हमारे लिए। द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट करंट प्रिवेलिंग प्राइस इज कॉल्ड, ठीक है। जीडीपी आप लोग समझते हैं, तो कह रहा है कि जीडीपी की जो वैल्यू है वो करंट प्रिवेलिंग प्राइस पे, करंट प्राइस पे क्या कहलाता है, ठीक है। जीडीपी का फुल फॉर्म मैं लिखता हूं यहां पे, आप जिस लोगों को नहीं पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो इससे पहले कि आप इसका आंसर दें, मैं आपको जीडीपी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। जीडीपी जो होता है वो क्या होता है, वो होता है टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू मतलब पूर्ण वैल्यू जो है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो भी सेवा या जो भी प्रोडक्ट किसी एक साल में किसी कंट्री में बनाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं जीडीपी। सो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री, विद इन द बाउंड्री। मतलब क्या हुआ, मतलब ये मान लेते हैं हमारे इंडिया का मैप है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा मैप उतना अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी समझते हैं, समझने के लिए काफी है, ठीक है। मान लीजिए इंडिया का मैप है, ठीक है। इसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब जो भी सामान इसके अंदर बन रहा है या जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, उसकी जो टोटल इकोनॉमिक वैल्यू है, उसकी टोटल जो इकोनॉमिक वैल्यू है, अर्थशास्त्र के शब्दों में इकोनॉमिक वैल्यू जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
हमारे देश के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको कहते हैं जीडीपी। इसमें हम लोग आगे समझेंगे कि जो इंडिया के लोग विदेश में रह के कमा रहे हैं या जो विदेश के लोग इंडिया में रह के कमा रहे हैं उसका क्या होगा। फिर तत्काल आप इस चीज़ को समझिए, मैं आपको समझाऊंगा आगे। तत्काल आप इस चीज़ को समझिए कि ये जो जीडीपी है, इस बाउंड्री के अंदर कोई चाइनीज, कोई इटालियन, कोई ब्रिटिश, कोई यूएस, कोई स्पेनिश, कोई फ्रेंच, जो भी यहाँ पे कोई उत्पाद अगर कर रहा है तो वो सारे का वैल्यू काउंट होता है जीडीपी में। क्योंकि जीडीपी में एक चीज आपको ध्यान देना है और वो है विद इन द बाउंड्री। इस बाउंड्री के अंदर कोई भी इंसान कुछ प्रोड्यूस कर रहा है वो सारे जीडीपी में कैलकुलेट होता है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द करंट प्रिवेलिंग प्राइस इज कॉल्ड, मौजूदा प्रचलित कीमतों पर जीडीपी के मूल्य को क्या कहा जाता है। आपको बताना है नॉमिनल जीडीपी, करंट जीडीपी, डोमेस्टिक जीडीपी या रियल जीडीपी। यस, रियल जीडीपी। करंट प्रिवेलिंग प्राइस, जो प्रेजेंट प्राइस है किसी प्रोडक्ट का, अगर उस लेवल पे आप जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। उसको हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। करंट मार्केट प्राइस का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए 2012 में एक मोबाइल बना जिसकी कीमत थी उस समय 1000, ठीक है। वही मोबाइल 2023 में हो गया 8000 का। तो इस कॉन्सेप्ट का जहां पे कैलकुलेशन होगा जीडीपी में, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द करंट प्रिवेलिंग प्राइस। तो करंट प्रिवेलिंग प्राइस इस प्रोडक्ट का क्या है, करंट प्रिवेलिंग प्राइस जो इस मोबाइल का है वो क्या हो गया, वो 8000 हो गया। तो इसको जिस मेथड में कैलकुलेट करते हैं उसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, उसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। बहुत आसान क्वेश्चन है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। एट my end I am trying my best to explain the theories in a very conceptual understanding manner. I hope कि आपको समझ में आ रही होगी। और मैं आपको बता दूं ये केवल MCQs का ही वीडियो लेक्चर है। आपकी जब थ्योरी की वीडियो लेक्चर आएगी उसमें और अच्छे ढंग से मैं चीज़ों को समझाऊंगा। और आप में से जो भी इस वीडियो लेक्चर के बाद उस वीडियो लेक्चर को देखेगा, आपकी जो जीएस की कॉन्सेप्ट है वो मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। आपकी जो समझ है वो एकदम सरल बना दूंगा और आप देखेंगे कि जीएस का स्कोर जो है वो डेफिनेटली आपका बूस्ट कर जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के आज के पहले से इसके आगे जो इसके आगे का जो क्वेश्चन है उसको लेते हैं। इकोनॉमिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमने देखे हैं आज, और अभी जो क्वेश्चन है वो है if we deduct depreciation from GNP, the measures of aggregate income that we obtain is called। क्या डिडक्ट होने की बात हो रही है, घटाने की। डिप्रिसिएशन किस में से घटाना है, जीएनपी से, ठीक है। द मेजर्स ऑफ एग्रीगेट इनकम, ठीक है, ये जो मेजर्स एग्रीगेट इनकम हुआ दैट ऑब्टेन इज कॉल्ड। यदि हम जीएनपी से मूल्यह्रास को घटाते हैं तो कौन सी समग्र आय प्राप्त होती है, ये आपको बताना है। यस, जीएनपी से अगर हम डिप्रिसिएशन को घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है जीएनपी से। तो जीएनपी से जब भी हम डिप्रिसिएशन को हटाते हैं, मतलब डिप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है इसको भी समझते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके 2-3 साल बाद जो उसकी वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो वो जो कम होने का प्रोसेस है, वो जो टर्म है उसको कहते हैं वियर एंड टीयर, ठीक है। मतलब कुछ घिस गया या कुछ फट गया, ऐसा टर्म यूज करते हैं। वो घिसने और फटने के बाद जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपकी कार है, जो आपका बाइक है, उसका जो प्राइस होगा वो कम हो जाएगा, उसको कहते हैं डिप्रिसिएशन। तो जीएनपी से जब डिप्रिसिएशन जब माइनस होता है, ठीक है, वो जब चीज़ें माइनस होगा तो आपका जो निकल के आएगा वो आएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। आपका जो है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो निकल के आता है। तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे, जीएनपी, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन।
माइनस डिप्रेसिएशन, ठीक है, मतलब मूल्यह्रास। वो जो मूल्य का समान है उसकी जो ह्रास हुई है, उसमें जो कमी आई है, उसको कहते हैं डिप्रेसिएशन। आपकी जो कार है जो आपने 3 साल पहले खरीदी थी, आज मार्केट में बेचने जाओगे तो वो उस रेट में नहीं बिकेगी जिस रेट में आप खरीदे थे। इसका कारण ये है कि उसमें कुछ कमियां आती हैं, उसकी वैल्यू में कमी आती है, जिसको अर्थशास्त्र के लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं वियर एंड टीयर, मतलब घिस जाना या कुछ फट जाना। तो वो जो डिप्रेसिएशन है उसको जब हम जीएनपी से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से माइनस करते हैं, तो क्या आता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट आता है, ठीक है। जीडीपी मैंने आपको समझाया था, आपको अभी मैंने एनएनपी समझा दिया, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग आगे भी इकोनॉमिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे और उसको क्लियर करेंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड इन द नेशनल इनकम टू ऑब्टेन पर्सनल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड? क्या कह रहा है कि परिवारों की व्यक्तिगत आय जो होती है, एक परिवार की जो व्यक्तिगत आय है उसको प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है? राष्ट्रीय आय में मतलब नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में आप क्या जोड़ोगे तो वो चीज निकल के आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू नेशनल इनकम? एडेड टू नेशनल इनकम टू ऑब्टेन पर्सनल इनकम, ठीक है। एक हाउस होल्ड, एक व्यक्तिगत परिवार का जो इनकम है उसके बारे में बात की जा रही है, तो आपको बताना है कि क्या जोड़ दिया जाए तो नेशनल इनकम निकल के आ जाएगा। तो पर्सनल इनकम निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेशनल इनकम में क्या जोड़ दिया जाए? यस, which of the following is added in national income to obtain the personal income of household? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड फार्म्स। ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट और फार्म्स, ठीक है। और जो पीआई होता है जो कि पर्सनल इनकम है जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, तो पर्सनल इनकम क्या होता है? पर्सनल इनकम क्या होता है ये बताना है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो एक इंडिविजुअल की इनकम होती है, जो इंडिविजुअल की इनकम होती है फ्रॉम ऑल सोर्सेज, और सोर्सेज, जो भी एक पर्सनल इनकम होता है वो क्या होता है? इंडिविजुअल की ऑल सोर्सेज से जो भी इनकम होती है उसको, जो भी टोटल इनकम है, बिफोर द डिडक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, बिफोर द डिडक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड पर्सनल इनकम, ठीक है। क्लियर है? आइए, द ईयर हुज प्राइसेस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी इज कॉल्ड। क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है कि जिस वर्ष की कीमतों को उपयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? जिस वर्ष की कीमतों को यहां कह रहा है कि यूज किया जाता है आपके जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने देखा है नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी हमने देखा है कि नॉमिनल जीडीपी में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जो करंट मार्केट प्राइस पे जो चीज़ें वैल्यू जिसकी होती है उसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। मतलब जो भी प्रोडक्ट होता है, जो भी सामान होता है, उसकी जो करंट मार्केट पे वैल्यू है उसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, करंट मार्केट वैल्यू। करंट मतलब तत्कालीन, उस समय उस सामान की क्या वैल्यू है मार्केट में, अगर उस बेसिस पे हम लोग पूरे चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, सारे प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे, उसको हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, जो कि करंट मार्केट पे होता है। और यहाँ सवाल क्या पूछ रहा है? यहाँ सवाल पूछ रहा है कि जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक सकल घरेलू मतलब रियल जीडीपी निकालने के लिए होता है उसको क्या कहते हैं? ये तो नॉमिनल हो गया, रियल वाले को क्या कहते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। ये करंट ईयर तो नॉमिनल जीडीपी है, तो यहाँ पे देखिए करंट ईयर है, तो ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं।
ये तो रॉन्ग ऑप्शन हो गया। अब बाकी 3 है, बताइए क्या होगा उसको। यस, तो जो रियल जीडीपी है, अगर रियल में निकालना है तो उसके बेस ईयर को देखना पड़ेगा जब उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। तो रियल जीडीपी के लिए हम लोग आधार वर्ष देखेंगे, ठीक है। कोई भी आधार वर्ष हो सकता है कि उस साल देखेंगे कि उस साल चीज़ों की क्या कीमत थी, पहले की बात है, अभी की नहीं। अभी वाले पे तो हम नॉमिनल जीडीपी निकाल पाएंगे, जो करंट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट है, जो करंट वैल्यू ऑफ सामान की जो कीमत है, उस पर अगर हम जीडीपी निकालते हैं, पूरे चीज़ों का कैलकुलेट करते हैं, तो उसका हो जाएगा आपका नॉमिनल। लेकिन रियल निकालना है तो उसके लिए हम बेस ईयर देखते हैं, ठीक है। उसके लिए हम आधार वर्ष की कैलकुलेशन करते हैं, तो ये हमारा रियल जीडीपी निकल के आता है। The subject of the study of macroeconomics is based on which principle? Yes, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसके अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको बताना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको जानते हैं, इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांच है, माइक्रो और माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से है। ये कह रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो सिद्धांत है वो किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे बेस्ड है, आपको बताना है। Macroeconomics, the principle of national income, the principle of consumer, the principle of producer, the principle of investment. Yes, मैक्रो जो होता है वो बड़े स्तर पे चीजों को देखता है, ठीक है। वो छोटे स्तर पे नहीं देखता है। छोटे स्तर पे जो देखता है उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि इंडिविजुअल लेवल पे, फार्म लेवल पे, प्रोडक्ट लेवल पे चीज़ों को काउंट करता है। लेकिन जो मैक्रो होता है वो बड़े लेवल पे काम करता है। तो उसका एग्जांपल हो जाएगा आपका द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय लेवल पे, बड़े लेवल पे चीज़ों को कैलकुलेट कर रहा है, बड़े स्तर पे चीज़ों को देख रहा है, तो क्या हो जाएगा मैक्रो, मतलब मैक्रो है, ये माइक्रो नहीं है। तो मैक्रो जो है उसका सिद्धांत जो है वो नेशनल इनकम का सिद्धांत होता है, ठीक है। राष्ट्रीय जो आय का सिद्धांत है उस बेसिस पे ये काम करता है, ठीक है। क्लियर है। आइए, स्पेस measures the aggregate production of final goods and services taking place within the domestic economy during a year। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको क्लास में शुरू में ही इस कॉन्सेप्ट को समझाया है। अगर इकोनॉमी का सबसे बेसिक और सबसे जरूरी जो कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना है तो वो है आपका जीडीपी का, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से किसे एक वर्ष के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर, घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर, मैंने आपको वो बाउंड्री वाली बात कही थी, आपको ध्यान होगा वो बाउंड्री वाली बात कही थी कि एक बाउंड्री के अंदर इसका प्रोडक्शन होता है, घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर होने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पाद को मापता है, ये आपको बताना है। यस, इसका सिंपल सा आंसर है, मैंने आपको पहले बताया है, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस बाउंड्री के अंदर कोई भी इंसान अगर चीजों को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका फाइनल वैल्यू जो है, उसका फाइनल वैल्यू जो है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है जीडीपी, वो हो जाता है जीडीपी। मतलब यहां पे ये नहीं देखा जाएगा कि यहां पे जो प्रोडक्शन है वो कौन कर रहा है, वो ए कर रहा है, बी कर रहा है, सी कर रहा है, डी कर रहा है, ई कर रहा है। यहाँ पे इस बाउंड्री के अंदर जो भी वैल्यू ऐड हुई है उसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब ग्रॉस मतलब पूर्ण, और डोमेस्टिक मतलब घरेलू के अंदर, और जो प्रोडक्ट हुआ है उसको कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कितना सिंपल आंसर है, देखिए इसका कितना सिंपल ये प्रश्न था। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नेशनल इनकम? राष्ट्रीय जो आय है उसकी निम्न में से कौन सा एक विशेषता नहीं है, यह आपको बताना है। इट इज एन मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, क्या यह मैक्रो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है? इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, यह एक प्रवाह अवधारणा है। इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू फाइनेंशियल ईयर, और इट इज इंक्लूडेड वाले इन इंटरमीडिएट गुड्स, यह केवल मध्यवर्ती वस्तुओं में शामिल है। यस,
आपको क्या ढूंढना है यहाँ पे? आपको ढूंढना है कि कौन इसमें से एक फीचर नहीं है, किसका? नेशनल इनकम का। अच्छा, जब नेशनल इनकम की बात होती है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये लार्ज स्केल की बात हो रही है, मतलब किसी देश के स्तर की बात हो रही है। और जब किसी देश के स्तर की बात होती है, किसी कैलकुलेशन की बात होती है, तो वहाँ पे ये मध्यवर्ती कहाँ से आ जाएगा? वहाँ पे ये इंटरमीडिएट गुड्स कहाँ से आ जाएगा? ये तो फाइनल गुड्स की बात होगी, फाइनल प्रोडक्शन की बात होगी, जो अंतिम कैलकुलेशन होगा उसकी बात होगी, क्योंकि एक राष्ट्र की आय की बात हो रही है। तो बीज की जो आय है, बीज का जो खपत है, उसकी तो बात यहाँ होगी नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये जो चीज़ है, इट इज़ इंक्लूडेड ओनली इन इंटरमीडिएट गुड्स, ये इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। आपको मैंने पहले भी क्लास में बताया है। देखिए, मेरे क्लास का एक बहुत ज़बरदस्त फायदा आपको होगा कि मैं आपको बीच में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो क्लास के बीच में होगा, जो आपको पता नहीं चल पाएगा कहाँ है। अगर आप रेगुलर इस क्लास को देखोगे तो आपको तभी वो पता चलेगा फ़ायदा। और मैं बार बार इस चीज़ों को बीच में बोलता रहता हूँ। मैंने आपको बताया है कि ज़्यादातर क्वेश्चन के जो ऑप्शन में ओनली होंगे ना, ये ओनली वो गलत होंगे। 99% चांसेस ऐसा होगा कि वो ऑप्शन गलत होगा। आप किसी लास्ट ईयर के पेपर उठा के इस चीज़ को चेक कर लो, मैं गारंटी देता हूं कि वो ज़्यादातर ऑप्शन जो होंगे वो गलत होंगे। कोई भी पेपर उठाओ, राइट फ्रॉम एमटीएस टू आईएएस एग्जामिनेशन, जहां पे ये ओनली वाला ऑप्शन होता है, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो क्या होता है? वो गलत होता है। तो देखिए यहां भी ये गलत आया, ठीक है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट होता है, और एब्सोल्यूट स्टेटमेंट के जो ऑप्शंस होते हैं वो ज़्यादातर गलत ही होते हैं, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिकेम ऑपरेशनल फ्रॉम, जो वस्तु और सेवा कर है वो कब से लागू हुआ, किस डेट से लागू हुआ, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? आपके सामने 4 ऑप्शन है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आपको मैंने पहले ही बताया है कि जीएसटी काउंसिल की बात है, ये आर्टिकल 279A, आर्टिकल 279A, जिसके अंतर्गत जीएसटी काउंसिल का गठन होने की बात की गई है। जीएसटी काउंसिल, ठीक है। जीएसटी काउंसिल एक बॉडी है जिसको आर्टिकल 269A के अंतर्गत उसको अपॉइंट किया जाता है। ये डिस्कशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं पॉलिटी वाले में। आपको यहां बताना है कि जीएसटी का गठन कब हुआ था। यस, तो इसका गठन हुआ था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को इसका गठन हुआ था। और जीएसटी के काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं वित्त मंत्री, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। वो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। और जीएसटी में अभी आप देखेंगे 5 स्लैब जनरली हैं। वो स्लैब कौन कौन से हैं? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जब भी आप कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का फैसिलिटी, वो कहते हैं कि आप गुड्स एंड सर्विसेज की जो सर्विस है उसको अवेल करोगे, कुछ सामान खरीदोगे, तो आपके पास जो बिल मिलेगा उसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये 5, 12, 18 या 28 कुछ ना कुछ एक चीज़ लिखा होगा उसमें, ठीक है। तो यही गुड्स एंड सर्विसेज है जो हम लोग जनरली पे करते हैं, ठीक है। क्लियर कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था। आइए, व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू द बजट इज सेड टू बी, क्या क्वेश्चन है? बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कहता है कि जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है, ठीक है। व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द रेवेन्यू, मतलब आप जो है आप खर्च कर रहे हो x+1, ठीक है, ये आपका खर्च है, ये आपका क्या है? ये एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और आपकी जो इनकम है वो क्या है? वो है x, वो है x। ये आपका क्या है? ये इनकम है, मतलब ये रेवेन्यू है, ये आपका रेवेन्यू है, और ये आपका एक्सपेंडिचर है। मतलब क्या है? आपका खर्च ज़्यादा हो रहा है और आपका जो इनकम हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो लेस है, वो कम है। तो ऐसी स्थिति में उस परिस्थिति को क्या कहते हैं आपको बताना है। क्या वो घाटा है, अधिशेष है, रिजर्व है या ऋण है? बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको तो केवल बस, आप अगर कभी कोई इंग्लिश नहीं समझ में आए तो हिंदी पढ़ा करो। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, जिसकी आप लोगों में से किसी की हिंदी इंग्लिश दोनों अच्छी है और आपको इंग्लिश के टर्म्स थोड़े से लगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार हिंदी के टर्म जरूर समझा करो, तो आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी। देखिए, अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं भी आती हो, आपकी अर्थव्यवस्था की कोई इन्फॉर्मेशन नॉलेज आपके अंदर नहीं भी हो, तो केवल आप हिंदी में जब इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर जो होगा वो डेफिसिट होगा, उसका आंसर जो है वो घाटा होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। इनफैक्ट आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसका सबसे आसान जो क्वेश्चन है वो यही है, ठीक है। क्लियर? आइए,
विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट बजट इज एसोसिएटेड विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट इज एसोसिएटेड विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम? ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारी बजट के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आय के वितरण से संबंधित है? आय के वितरण से संबंधित है, आपको बताना है। आवंटन समारोह, पूर्ण वितरण समारोह, मतलब एलोकेशन फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, गवर्नमेंट का वो कौन सा फंक्शन है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से रिलेटेड है? इन दोनों में से आपको बताना है। Which of the following function of government budget is associated with distribution of income? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2, रीडिस्ट्रीब्यूशन इज द आंसर। ठीक है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस मैंने आपके सामने आज डिस्कस किए, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमने बनाई। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इकोनॉमिक्स के सवाल भी उतने आसान ही हैं जितने मैं आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस को बताता था, और ये भी कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है। आई होप कि मेरे साथ आपको पढ़ के चीज़ों को अच्छा लग रहा होगा, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। धीरे धीरे, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो हमें बहुत दूर तक जाना है, तो धीरे धीरे क्वेश्चंस को हम लोग चीज़ों को समझेंगे, पढ़ेंगे, उसको अपना बनाएंगे, और आप देखेंगे कि आपके लिए ये बहुत आसान से क्वेश्चंस हो जाएंगे जो भी क्लास में आपके लिए ले रहा हूँ। ये मेरी जिम्मेवारी है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, क्योंकि एक टीचर के लिए सबसे खूबसूरत चीज़ होती है जब कोई उनका खुद का स्टूडेंट कहता है कि सर बिकॉज ऑफ यू आई गॉट सिलेक्टेड, बिकॉज ऑफ यू मेरे इतने मार्क्स सही हुए। इससे बड़ी खुशी की बात एक शिक्षक के लिए, एक टीचर के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। आई होप आई हैव बीन एबल टू हेल्प यू इन योर क्वेश्चंस, इन योर एफर्ट। मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन आपकी मेहनत में है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ स्टडी हार्ड। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग एक और नए लेक्चर के साथ। 25 नए खूबसूरत इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टडी हार्ड एंड स्टडी वेरी स्मार्टली। प्लीज़ टेस्ट लगाते रहिएगा, हमारे पोर्टल पर सारे टेस्ट हैं। प्लीज़ टेस्ट लगाते रहिए और वीडियो लेक्चर को रिवाइज करते रहिए, और हमारी जो बुक है उसका भी मल्टीपल रिवीजन करते रहिए। आप देखेंगे कि आपके जीएस के जो सेक्शन के क्वेश्चन है उसके 90-95% क्वेश्चन आपके आसानी से सही हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं बहुत जल्दी।